एक राज्य में राजा और रानी रहते थे। उनके राज्य में उनकी प्रजा बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि राजा के पास अभी तक एक भी संतान नहीं थी, एक भी पुत्र, ना ही एक भी पुत्री थी। इस बात से राजा की जो पत्नी होती हैं बहुत ज़्यादा निराश रहती हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहती हैं। और रानी एक दिन महल के पास बगीचे में नहाने के लिए जाती हैं और बगीचे में अपने मंदिर के पास वो भगवान से संतान प्राप्ति की कामना कर रही होती हैं, उनसे वरदान मांग रही होती हैं और वहीं पर वो नहा भी रही होती हैं। रानी किस तरह नहा रही है देखो। तभी वहाँ पर एक सूरज की किरण फूटती है और वहाँ पर सूरज की किरण की जगह एक मेढक बन जाता है और वो रानी को वरदान देता है, हे रानी, आप कल तक एक सुंदर कन्या को जन्म दोगी। ये बात सुनकर रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जैसे दोस्तों अगली सुबह होती है तो रानी की तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है और रानी देखो यहाँ पर किस तरह से लेटी हुई है। अरे अरे, मेरी तबीयत तो बहुत बिगड़ गई है, बहुत बिगड़ गई है, कोई मुझे ठीक क्यों नहीं करता, कोई मुझे ठीक क्यों नहीं करता। तभी राजा रानी के पास आते हैं और कहते हैं, हे रानी, आपकी तबीयत नहीं बिगड़ी है, बल्कि आपको जो मेढक ने वरदान दिया था वही वरदान सही होने जा रहा है। तो देखते ही देखते रानी एक सुंदर सी कन्या को जन्म देती है। इसी के उपलक्ष्य में राजा कहते हैं कि हमारे घर आज कन्या हुई है, तो आज हम सारे महल में, सारे गांव में और सारे राज्य के आसपास के जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को अपने घर पर खाने पर आमंत्रित करेंगे। जाओ मंत्रियों और विशाल भंडारे का जल्दी से तैयारी में लग जाओ। तभी देखिए विशाल भंडारे के लिए राजा के घर पर देखो किस तरह से लोग आ चुके हैं और खाना खाने की तैयारी बनने वाली है। तभी राजा कहते हैं कि मैं परियों को खाने के लिए न्योता देने जा रहा हूँ और कहते हैं कि आप लोगों का हमारे घर पर खाने का निमंत्रण है, तो सारे लोग खाने पर आ जाना। ठीक है राजन, हम आपके यहाँ खाने पर जरूर आएंगे। और राजा को ये बात ध्यान भूल जाती है कि अभी तीसरी परी भी बाकी रह गई है, जिसको वो निमंत्रण देना ही भूल गए हैं। इस तरह से तीसरी परी नाराज हो जाती है। मुझे निमंत्रण नहीं दिया, इसका तुम्हें फल मिलेगा राजन। और इस तरह से तीसरी परी क्रोधित हो जाती है। तभी राजा के यहाँ देखो किस तरह से खाना पीना चल रहा होता है और सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। अरे अरे, राजा ने तो बहुत सुंदर खाना बनाया है, वाह वाह, इतना मस्त खाना, सही कह रहे हो तुम, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, ऐसा खाना तो हमने पहले कभी खाया ही नहीं है। और इस तरह से सारे लोग राजा के यहाँ देखो खाना खा रहे हैं। आह, बहुत स्वादिष्ट खाना है, खा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर परियां भी खाना खाने के लिए आ जाती हैं और राजा इनको भी भोजन की व्यवस्था करते हैं। किस तरह से कर दिया व्यवस्था, और परी भी भोजन खा रही होती हैं और परी सारा भोजन खा लेती हैं। तभी परी राजन से कहती हैं, राजन, हमने सारा भोजन खा लिया है, अब हम आपकी बच्ची को देखना चाहते हैं। तभी राजन कहते हैं, आओ परी, आओ, यहाँ आओ। तभी दोनों परियां राजा की बच्ची से मिलने के लिए वहाँ चली जाती हैं। देखो राजा के पास आती हैं, बच्ची को देखती हैं और कहती हैं राजन से, राजन, मैं परी होने के नाते आपकी पुत्री को वरदान दे रही हूँ, तो आप इस वरदान को ध्यान से सुनिएगा। राजन, मैं परी होने के नाते तुम्हारी पुत्री को वरदान देने जा रही हूँ और ये वरदान बिल्कुल सच साबित होगा। ये सुनकर सभी लोग परी के वरदान के लिए सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आखिर परी क्या वरदान देने वाली है। तभी परी कहती है, राजन, तुम्हारी पुत्री कुर्बान हो, ज्ञानवान हो और रूपरेखा की बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तभी दूसरी परी कहती है कि चलो, अब मेरी बारी है वरदान देने की, तो मैं भी कुछ वरदान दूंगी। जैसे ही दूसरी परी वरदान देने के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पर गुस्सा से तीसरी परी आती है। राजन, तुमने मुझे खाने पर आमंत्रित नहीं किया है, तो जाओ राजन, जाओ, मैं तुम्हारी पुत्री को शाप देती हूँ कि जैसे ही उसका 16वां जन्मदिन आएगा, तुम्हारी पुत्री के पैर में कांटा लग जाएगा और वो मर जाएगी। ऐसा अभिशाप देकर तीसरी परी अपने घर की ओर लौट जाती है और राजा और रानी इस वरदान को सुनकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसा कैसा वरदान, अगर ये वरदान सच हो गया तो? क्योंकि परियां कहती हैं कि हमारे दिए वरदान बिल्कुल सच होते हैं। इस बात से राजा भी चिंतित हो जाते हैं कि ये परी, तीसरी परी क्या वरदान दे गई, ऐसा अभिशाप हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। राजा परी से पूछते हैं, हे परी, क्या सच में तीसरी परी जो कह गई है वो सच है? तभी परियां कहती हैं, हाँ राजन, अगर किसी परी ने वरदान दिया है
तो वो सच होता है, सच होता है। उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई टाल नहीं सकता। तभी दूसरी परी कहती है कि रुको राजन रुको, चिंता होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी मेरा वरदान तो अभी बाकी रह गया है। मैंने अभी वरदान नहीं दिया है, वरदान नहीं दिया है। तो मैं वरदान देती हूँ राजन कि आपकी पुत्री पैर में कांटा लगने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 सालों के लिए सो जाएगी। और जब भी कोई राजकुमार उसे आकर चूमेगा तो आपकी बिटिया पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। इस बात को सुनकर रानी कहती हैं कि हे परी, अगर 100 सालों के लिए हमारी पुत्री सो जाएगी तो हम तो इस संसार तब तक रहेंगी ही नहीं। फिर हमारी पुत्री सही भी हो जाएगी तो उसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। तीसरी परी कहती है, हे रानी, आप चिंता ना करें। जैसे ही आपकी पुत्री को कांटा लगेगा और वो 100 सालों के लिए सो जाएगी, उसके कुछ समय बाद ही सारा राज्य 100 सालों के लिए सो जाएगा। सारे पक्षी, सारे पशु, सारे इंसान, पूरा राज्य यहाँ का 100 सालों के लिए सो जाएगा, 100 सालों के लिए सो जाएगा। और जब भी कोई राजकुमार उसको चूमेगा तो सारा राज्य फिर से जाग जाएगा, फिर से जाग जाएगा। ऐसी बात सुनकर रानी और राजा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो चलो, हम फिर से जिंदा होंगे, हमारी गुड़िया हमें फिर से देखने को मिलेगी। तो इस तरह से सारे लोग खाना खा रहे होते हैं और खाना खाकर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और अब इंतजार होता है राजन को 16वें जन्मदिन का। इस तरह से देखो, सारे लोग इस तरह से खुशी भी हैं और दुख भी हो चुके हैं, क्योंकि तीसरी परी ऐसा अभिशाप दे गई है जिसको सुनकर सभी को बहुत बुरा भी लग रहा है और उनके घर में पुत्री हुई है तो उन्हें अच्छा भी लग रहा है। लेकिन रानी और राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में 16वीं साल में हमारी पुत्री को कांटा लग जाए और वो यहाँ पर मर जाए। इस तरह से समय बीतता गया, समय बीतता गया और राजा की पुत्री धीरे धीरे 16वें सत्र में आ गई। जिस तरह से परियों ने कहा था, उनकी पुत्री बिल्कुल वैसे हुई है, वैसे ही ज्ञानवान है, वैसे ही गुड़ी है और रूपवती भी है, मतलब सुंदर भी बहुत है। देखो देखो किस तरह से सुंदर भी है। अरे 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 अरे। और सारे लोग अब डर रहे हैं कि कहीं उसके पैर में 16वें सत्र में कांटा ना लग जाए और कहीं वो मर ना जाए, कहीं वो मर ना जाए। इस बात से सारे लोग दासी से कहते हैं, दासी, हमारे महल में जितने भी कांटे वाली चीज़ें हैं सारी घर से बाहर निकाल दी जाएं। हमारे बाग में जो भी फल हैं, जो भी फूल हैं, सारे हमारे बाग से हटा दिए जाएं, जिसमें भी एक भी कांटा लगता है, जिसमें एक भी कांटा लगता है। और दासियाँ उनकी आदेश मान सारी दासी सारे महल में देखो किस तरह से लग जाती हैं। अरे अरे, आज तो हमारे राजा ने कहा है कि हमारे महल के पास आसपास एक भी कांटा नहीं होना चाहिए, एक भी कांटा नहीं होना चाहिए, एक भी कांटा नहीं होना चाहिए। और देखो सारे लोग किस तरह से महल के सारे कांटे यहाँ पर पेड़ पौधे जो होते हैं खींच रहे हैं, क्योंकि उन्हें सारे पेड़ पौधे महल से हटाने हैं कि कहीं उनकी पुत्री को कांटा ना लग जाए, कांटा ना लग जाए। तो देखो देखो सारे लोग किस तरह से महल के सारे कांटे हटा देते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें चिंता हो रही है कि अगर परी ने वरदान दिया है तो वो तो सच होगा ही, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन राजन ने कहा कि एक निश्चित समय होता है, अगर उस समय में हमारी पुत्री को कांटा नहीं लगेगा तो बच भी सकती है। वो इंतजार है इसी 16वें सत्र का, इसी 16वें सत्र का। तभी अचानक से राजा की तबीयत खराब हो जाती है और रानी राजन को देखने के लिए वहाँ पर जाती हैं और कहती हैं, दासी, ओ दास, क्या कह रही हो? आप जाओ गुड़िया के रूम में जाओ और गुड़िया के रूम को आप अच्छे से देखो कि वहाँ कोई कांटा ना हो और उसको बाहर भी मत जाने देना महल से, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए राजा के यहाँ जा रही हूँ और आपको गुड़िया की बिल्कुल निगरानी रखनी है, उसकी बिल्कुल निगरानी रखनी है, कहीं वो महल से बाहर ना निकल जाए, नहीं तो उसको कांटा चुभ जाएगा और परी का अभिशाप हकीकत में बदल जाएगा। ऐसी बात सुनकर दासी तुरंत ही गुड़िया के कमरे में, राजा की पुत्री कमरे में चली जाती हैं। और देखो हमारी गुड़िया किस तरह से यहाँ पर अपने कमरे के पास बेड पर बैठी हुई है और गाना गुनगुना रही है। ओ मेरे सपनों के राजकुमार, मुझे था तेरा इंतजार, मगर तुम आया नहीं है, मगर तुम आया नहीं है, मगर तुम आया नहीं है। और वो वहाँ पर गुड़िया सो रही होती है। तभी गुड़िया की आँख लग जाती है और गुड़िया कहती है, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे नींद आ रही है। और देखो उसको किस तरह से दासी उसे कंबल उड़ा देती हैं और गुड़िया सो जाती है। तभी रानी राजा के पास आती हैं, कहती हैं, हे राजन, आपको क्या हो गया है, क्या हो गया है? कुछ नहीं, आज सुबह से ही मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन एक बात याद रखो रानी, आप पुत्री को बड़े ध्यान रखना, पुत्री का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि उसे एक भी कांटा चुभ गया ना तो परी का अभिशाप हकीकत में बदल जाएगा। ये बात सुनकर रानी कहती है, जी महाराज, मैंने अभी भी गुड़िया को दासी के हवाले किया, कहा है दासी से इसकी अच्छे से निगरानी करना, अच्छे से इसको देखना, कहीं ये महल से बाहर ना निकल जाए।
और सारी दासियाँ बगीचे में खड़ी हुई हैं कि हमारी परी वहाँ पर ना आ पाए, हमारी परी वहाँ पर ना आ पाए। इस तरह से रानी राजा को समझा रही होती हैं। तभी दासी सोचती है कि चलो चलो, अब तो गुड़िया सो गई है और अब मुझे कुछ दूसरे काम की ओर निकलना चाहिए। तभी वो गुड़िया के रूम से बाहर आ जाती है और वो थोड़ा महल का काम करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत सारे काम पड़े थे और वो दूसरे काम करने लगती है। गुड़िया की कमरे की खिड़की से वहाँ पर लड़की आती है छोटी सी, वो कहती है, गुड़िया, ओ गुड़िया, आपको उठना नहीं है क्या? आपको उठना नहीं है क्या? और गुड़िया उठ जाती है। क्या कह रही हो आप? 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 आपको उठना नहीं है क्या? उठ तो गई हूँ मैं, उठ तो गई हूँ। चलो चलो, हम लोग किले चलते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से खेलने नहीं गए हैं। गुड़िया, सही कह रही हो आप, लेकिन आप कौन हो? मैं आपकी दोस्त हूँ गुड़िया। मैं छोटी में आपके यहाँ खेला करती थी, लेकिन जब से आप बड़ी हो गई हो, आप मेरे पर नज़र ही नहीं रखती हो। आप मुझे भूल गई हो, आप मुझे भूल गई हो। नहीं नहीं, मैं नहीं भूली आपको, लेकिन मैं आपके यहाँ नहीं आ पाई होंगी। तो हो सकता है नहीं आ पाई होंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर महलों में रहती हूँ और मुझे बाहर जाने के लिए मना किया गया है। नहीं गुड़िया, आज घर पर कोई नहीं है। चलो चलो, आप मेरे साथ खेलने चलो। आज हम बागों में खेलेंगे, तितली पकड़ेंगे। क्या कह रही हो? तितली क्या होती है? ये तितली क्या होती है? चलो चलो, मैं आपको तितली बताती हूँ क्या होती है। तभी दोनों बागों में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उनको एक तितली उड़ती दिखाई देती है और चिंकी तितली को लेने जाती है। तभी गुड़िया भी तितली को पकड़ने जाती है और जाते जैसे ही गुड़िया देखती है तितली पकड़ ही नहीं पा रही है, तो वो एकदम से महल के बाग से नीचे गिर पड़ती है। ओह! और देखती है यहाँ तो खाई है। अरे अरे, यहाँ तो खाई है। यहाँ कहाँ आ गए हम? यहाँ तो बहुत कांटे भी लगे हुए हैं। और चिंकी इस तरह से गायब हो जाती है और गुड़िया तितली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। अरे अरे, मुझे तितली पकड़ना है। और उसके पैर में जैसे ही कांटा चुभ जाता है तो वो वहीं 100 सालों के लिए सो जाती है। और हमारी गुड़िया 100 सालों के लिए अब सो गई है और चिंकी जो थी वो गायब हो जाती है, क्योंकि वो वही थी दुष्ट परी जिसने गुड़िया को अभिशाप दिया था और गुड़िया 100 सालों के लिए सो जाती है। तभी रानी गुड़िया कमरे में जाती हैं। गुड़िया, ओ गुड़िया, और देखती हैं गुड़िया वहाँ है ही नहीं। वो गुड़िया को बहुत ढूंढती हैं, लेकिन गुड़िया उन्हें नहीं मिलती है। तभी आकर वो यह सारा माजरा अपने राजा को बताती हैं कि गुड़िया अपने रूम पर नहीं है और कहीं मिल भी नहीं रही है। तभी राजा पूरे महल को छानने का आदेश देते हैं। जाओ और पूरे महल को छान लो कि हमारी गुड़िया आकर गई तो गई कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दुष्ट परी का अभिशाप सही हो गया हो। और सारी दासियाँ जल्दी से गुड़िया को ढूंढने के लिए महल के कोने में घुस जाती हैं। जीव, कहाँ गई गुड़िया? गुड़िया कहाँ गई? यहाँ बागों में भी नहीं है। गुड़िया कहाँ गई पता नहीं। और तभी एक दासी आवाज़ आती, ये है गुड़िया। और गुड़िया को जल्दी से घर पर लाया जाता है। तो देखा कि गुड़िया के पैर में तो कांटा लगा हुआ है और गुड़िया 100 सालों के लिए सो गई है। तभी सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि लो, गुड़िया 100 सालों के लिए सो गई है। तभी राजा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि गुड़िया 100 सालों के लिए सो गई है। जल्दी से हम लोग अपनी अपनी जगह पर चलते हैं, क्योंकि अब सारे ही लोग 100 सालों के लिए सोने वाले हैं। थोड़ी ही देर में पंछी, पशु, सारे इंसान 100 सालों के लिए सोने वाले हैं, क्योंकि दुष्ट परी का वरदान काम करने लग गया है। और गुड़िया भी हमारी 100 सालों के लिए सो गई है, तो हम भी 100 सालों के लिए थोड़ी ही देर में सोने वाले हैं। इसलिए सभी लोग अपने अपने दरवाजे बंद करके अपने जल्दी से अपनी जगह पर सो जाओ, अपनी जगह पर बैठ जाओ। और राजा का आदेश मान सभी लोग अपनी जगह पर यथास्थान बैठ जाते हैं। और थोड़ी समय में परी का अभिशाप सच में बदल जाता है और सारे लोग 100 सालों के लिए सो जाते हैं। और सभी लोगों को इंतजार था कि कब राजकुमार आएगा, गुड़िया को स्पर्श करेगा, गुड़िया को चूमेगा, तो वो फिर से सोकर जाग जाएंगे। इस तरह से बहुत समय बीत जाता है। इस नगर को सोती हुई परी के नाम से जाना जाता है। सोती हुई गुड़िया के नाम से जाना जाने लगता है। राज्य में बहुत सालों बाद झाड़ियाँ जम जाती हैं, पूरा राज्य झाड़ियों से घिर जाता है और इस राज्य को सोती हुई राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। सभी लोग इस राज्य से बहुत डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक परी का अभिशाप अभी तक काम करता है, जो कि सारे लोग यहाँ पर सो रहे होते हैं। इसके किस्से दूसरे राज्यों में फैलने लगते हैं कि यहाँ पर राजकुमारी सच में सो रही हैं, वो भी 100 सालों के लिए। ये बात सुनकर बड़े बड़े राजा महाराजा इन झाड़ियों को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर इसको पार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर परी का अभिशाप काम कर रहा होता है। और कुछ राजा तो इसको झाड़ी को साफ करते करते इसमें मर जाते हैं, लेकिन वो उस तरफ नहीं पहुँच पाते हैं। इसी तरह से समय बीतता जाता है
और सोती हुई राजकुमारी के किस्से दिन प्रतिदिन प्रचलित होते जा रहे थे, पॉपुलर होते जा रहे थे, क्योंकि हर कोई इसके बारे में सच में जानना चाहता था। सोती हुई राजकुमारी के महल को घूमना चाहता था कि क्या सच में वहाँ पर पंछी, जीव, इंसान और परी और राजकुमारी वहाँ पर अभी 100 सालों के लिए सो रही हैं और कब उनका 100 साल पूरा होगा। इस तरह से ये एक सभी के मन में एक का सोती हुई राजकुमारी के महल को कौन नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों बने रहिए कहानी में अंत तक, और कौन से राजकुमार जाएंगे इसके पीछे। तभी सोई हुई राजकुमारी की कहानी इन राजकुमार के पास पहुंचती है और ये सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि अभी भी सच में इंसान सो रहे हैं वहाँ 100 सालों के लिए और जीव जंतु भी वहाँ सो रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में पता करना होगा। और जैसे ही राजकुमार सोई हुई राजकुमारी के किस्से सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, लोगों से मुँह से सुनते हैं, तो उन्हें सोई हुई राजकुमारी से प्रेम हो जाता है और वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपना जीवन दांव पर ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन मैं सोई हुई राजकुमारी से मिलकर ही आऊँगा, मिलकर ही रहूँगा और उस राज्य को मैं जानकर ही रहूँगा क्या सच में वहाँ पर ऐसा है, सच में वहाँ पर ऐसा है। और राजकुमार तुरंत ही सोई हुई राजकुमारी के राज्य जाने के लिए तैयार हो पड़ते हैं। उन्हें अब अपनी चिंता कोई नहीं है कि मुझे कोई मारे, मुझे कोई कुछ करे, मेरी जान ही क्यों चली जाए, लेकिन मैं सोई हुई राजकुमारी के पास जाकर रहूँगा, उसे देख कर रहूँगा कि आखिर उसे परियों ने वरदान दिए थे तो वो कितनी सुंदर है। और राजकुमार वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और किस तरह से देखो राजकुमार वहाँ जाने लगे हैं। तभी राजकुमार उस राज्य के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो बहुत झाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो लगता है सच में यहाँ पर राज्य पूरा सो रहा है, सच में यहाँ पर कोई नहीं जाग रहा है, पशु पंछी भी सो रहे हैं, क्योंकि झाड़ियों में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो राजकुमार अपनी तलवारों से पूरी झाड़ियाँ काटने लगते हैं। और इस तरह से राजकुमार को बहुत समय बीत जाता है। राजकुमार के पिताजी मना करते हैं कि राजकुमार आप ऐसा ना करो, वहाँ जाना खतरे से कम नहीं है। फिर भी राजकुमार उनकी बात को नहीं मानते हैं और वहाँ चलने के लिए जिद करते हैं कि मैं तो वहाँ जाकर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि राजकुमारी से प्रेम करने लगे थे, उन्होंने कहानी सुनी थी, तो वो जाने के लिए झट करते हैं और वो झाड़ियों को काट काट के और महल के अंदर पहुँचते जाते हैं और आखिरकार तभी राजकुमार अपनी बल पर तलवारों से झाड़ियों को काटकर उस राज्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो देखते हैं कि सच में सारा राज्य सो रहा है और यहाँ पर जितने भी लोग थे, दरबारी थे, द्वारपाल थे, सारे वहीं के वहीं पड़े हुए हैं और वहीं सो रहे हैं। राजकुमार इस नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसा अभिशाप है, अभी भी काम कर रहा है। और इस बात को लेकर वो राजकुमारी कमरों को ढूंढने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर सोई हुई राजकुमारी की जो कहानी है, जो उनके बारे में चर्चा चल रही है, आखिर वो कमरा कहाँ है। और राजकुमार इस तरह से सारे तरफ देखते हैं, ढूंढते हैं। तभी राजकुमार को यहाँ पर एक गेट दिखाई देता है और राजकुमार अंदर जाते हैं। तभी उनको सोई हुई राजकुमारी का कमरा मिल जाता है। तभी वो जहाँ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर राजकुमारी सो रही होती हैं, वो भी 100 सालों के लिए। राजकुमार इस बात को देखकर दंग रह जाते हैं कि जैसा किताबों में सुना था, जैसे लोगों की मुँह से सुना था, हकीकत में यहाँ पर तो बिल्कुल वैसा ही है। और राजकुमार राजकुमारी के पास पहुँच जाते हैं और वो सो रही होती हैं। तभी उनकी चदरे को खींचते हैं। राजकुमारी को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। यूं जैसा सुना था, राजकुमारी उससे बढ़कर एक हैं। तभी राजकुमार उनकी सुंदरता को देखकर और उन्हें चूम लेते हैं और राजकुमारी पुनः अपनी स्थिति में आ जाती हैं और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। और थोड़ी ही देर बाद राजा, रानी, उनके दूत, पशु पंछी अपनी अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। तभी राजा कहते हैं कि निश्चित ही कोई राजकुमार हमारी पुत्री के पास गया है और उसने उसे चूम लिया होगा। तभी जाकर ये परी का वरदान खत्म हो चुका है। और राजकुमार दौड़ते दौड़ते जाते हैं। तभी वहाँ पर देखते हैं राजकुमार आए हुए हैं। राजकुमार को बाहर जाने के लिए कहते हैं तो सभी लोग एकजुट होकर बाहर आ जाते हैं। उनकी पुत्री भी वहाँ पर आ जाती हैं और राजन भी वहाँ पर आ जाते हैं। जयकारा लगाते हैं, प्रतापी राजा महाराजा की जय हो। और राजा अपनी पुत्री का हाथ राजकुमार के हाथ में देते हुए कहते हैं, लो अब इसे तुम संभालना। और दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और एक दूसरे को देखो बरमाला भी पहना देते हैं। तभी थोड़ी देर में यहाँ पर एक विस्फोट होता है। उसमें से एक मेढक निकलता है और वो कहता है कि ये दुष्ट परी का विस्फोट हो गया है, दुष्ट परी का जो वरदान था वो खत्म हो गया है
अब मेढक कहता है कि जाओ, मैं तुम्हारी पुत्री को ज़िंदगी भर खुशी खुशी रहने का वरदान देता हूँ। और रानी, राजकुमार और राजकुमारी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, आप सभी लोगों को अगर सोई हुई राजकुमारी की कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।